तो चलिए अब जो हमारा है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, या फिर कह सकते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन या उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक रूप। ठीक है, तो जब पहले का ज़माना था तो उस समय ज़्यादा चीज़ों का तो उत्पाद नहीं होता था, क्योंकि साधन बहुत कम रहते थे। अभी तो हर प्रकार की चीज़ मिल जाते हैं, क्योंकि इनके उत्पाद के लिए उस प्रकार के साधन भी बनाए गए हैं। तो पहले का ज़माना में जो था कि उतने ज़्यादा साधन नहीं थे। जैसे कॉपी बनाना है तो उस उतने ज़्यादा साधन नहीं थे कि आप ब्लैक पेज का चाहे तो ब्लैक पेज का कॉपी मिलेगा, वाइट पेज का चाहे तो वाइट पेज का मिलेगा, जैसा चाहे वैसा उस प्रकार का कॉपी नहीं मिल पाता था। तो जो ये नियम था परिवर्तनशील अनुपात का नियम, ये सिर्फ कृषि के क्षेत्र में लग पाता था, या फिर उस समय इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम नहीं कहा गया था। उस समय सिर्फ उत्पत्ति ह्रास नियम इसे माना जाता था और अल्पकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रोफेसर मार्शल ने इसे कृषि पे लागू किया कि ये कृषि पे लागू होता है। उसके बाद और बहुत सारे अर्थशास्त्री आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ कृषि पे लागू नहीं होता है, ये आधुनिक कार्यों में भी लागू होता है। मशीनों से सामान बनाते हैं तो वहाँ भी लागू होता है, क्योंकि धीरे धीरे मशीनों में घिसावट आ जाती है तो वहाँ पे उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। फिर से उसकी मरम्मत कराते तो बढ़ जाता है, और नहीं करवाते हैं, रिपेयरिंग नहीं करवाते हैं तो उत्पादन घट जाता है। तो ये यहाँ आधुनिक में भी लागू होता है, इसलिए इसका नाम उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक रूप पड़ा। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन ये इसलिए है क्योंकि ये अल्पकाल में बात करेगा। ठीक है, अल्पकाल की ये बात करेगा। अब तो अल्पकाल में क्या होता है कि आप परिवर्तनशील साधनों को बदल सकते हैं, परंतु स्थिर साधनों को नहीं बदल सकते हैं अल्पकाल में। तो स्थिर साधन में जैसे भूमि, बड़ी बड़ी मशीनें, ये सब आती हैं, तो उन सब चीज़ों को आप अल्पकाल में नहीं बदल सकते हैं। तो जब आप अल्पकाल में स्थिर साधनों को नहीं परिवर्तित कर सकते, नहीं बदल सकते, तो आप क्या करते हैं कि परिवर्तनशील साधनों को बदलते हैं, उनकी मात्रा बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जो करते हैं। तो आपके जो स्थिर साधन रहे और जो आपके परिवर्तनशील साधन रहे, इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो घटा बढ़ा परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपने परिवर्तनशील साधनों को बढ़ाया तो इन दोनों के बीच का जो अनुपात रेशियो वो तो आगे पीछे होगा, बढ़ेगा या घटेगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए ये दोनों के बीच के अनुपातों को लिया जाता है। इसे आपने परिवर्तित नहीं किया, इसे परिवर्तन किया तो भी दोनों के बीच का अनुपात परिवर्तित हुआ, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो इसलिए इसे परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा गया। ठीक है, और जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम इसे नाम दिए वो थे प्रोफेसर स्टीगलर ने परिवर्तनशील अनुपात का नाम दिया इस नियम का। तो सारी एक ही है। अब क्या है उसे जानते हैं। अब ये जो नियम है वो क्या कहता है, परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहा जाए या अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाए या उत्पत्ति ह्रास नियम का आधुनिक रूप कहा जाए, तो ये क्या कहता है सुनिएगा। जैसे अल्पकालीन उत्पादन फलन अल्पकाल से संबंधित अवधारणा है, जब उत्पादन के सभी साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाती है। क्या उत्पादन के जितने भी साधन हैं सारे को कैसा रखा गया, स्थिर रखा गया। क्या रखा गया, स्थिर। और सिर्फ किसी एक परिवर्तनशील साधन को
बदला जा रहा है। किस प्रकार के साधन को? परिवर्तनशील साधन को बदला जा रहा है, अर्थात उसकी मात्रा में लगातार वृद्धि क्या की जा रही है? क्या की जा रही है? वृद्धि की जा रही है, बढ़ाया जा रहा है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे पहले उत्पादन जो होता है वो तेजी से बढ़ता है, उसके बाद धीमी गति से बढ़ता है, उसके बाद धीरे धीरे घटने लगता है। ये होता है, बस यही है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, अल्पकालीन उत्पादन फलन, उत्पत्ति ह्रास नियम, जो भी कहा जाए। जब उत्पादन के सभी साधनों को स्थिर रखा जाए, किसी एक साधन को छोड़ के, उसके बाद जब उस परिवर्तनशील साधन की मात्रा में लगातार वृद्धि की जाए, तो धीरे धीरे उत्पादन अधिक स्पीड से बढ़ता है, अधिक अनुपात में बढ़ता है, उसके बाद धीमी गति से बढ़ता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है, अधिकतम बिंदु तक पहुंच के घटने लगता है, जिसे हम अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं या परिवर्तनशील अनुपात का नियम कहते हैं। बस यही है, सिंपल सा है। अब इसके लिए हम एक ये आंकड़े देख लेते हैं, फिर ग्राफ देख लेते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलिए छोटा कर लिए, देखिए क्या है, नंबर ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, जो आपके स्थिर साधन है वो क्या है, हमेशा इक्वल है, एक 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 जो भी है स्थिर साधन वो क्या है, हमेशा इक्वल है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। और जो परिवर्तन, जिस साधन में आपको परिवर्तन करना है उसे आप लगातार बदलते जा रहे हैं, शुरू में 0 था, फिर 1 2 3 4, इस प्रकार से उसे बदलते जा रहे हैं। तो जो आपका उत्पादन था, टोटल प्रोडक्शन यहाँ पे, वो शुरू में 0 रहा, फिर जब आपने वेरिएबल साधन जो रहे आपके परिवर्तनशील साधन 1 किया तो उत्पादन 8 रहा, फिर 2 किया तो 20 रहा, फिर 3 किया तो 36, फिर 4 किया तो 48, फिर 5 किया तो 56, फिर 6 किया तो 60, फिर 7 किया तो 60, अर्थात कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, एक निश्चित बिंदु तक बढ़ा, उसके बाद अधिकतम हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, अधिकतम हो गया, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ 56 हो गया, घटते चला गया। क्या हुआ, घटते चला गया। ठीक उसी प्रकार जब कुल उत्पादन इस तरह से रहेगा तो मार्जिनल उत्पादन जो है आपका, मार्जिनल प्रोडक्शन, वो भी वैसा ही रहेगा। और हम शुरू से जानते हैं मार्जिनल क्या होता है, घटने की कगार में होता है। क्या होता है, घटने की कगार में। क्यों होता है, इसे भी अच्छे तरीकों से जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हमने ये उपभोग में ही सीखा था, उपयोगिता में ही सीखा था मार्जिनल के बारे में। क्या होती है ना, कि जब आप भूखे होते हैं और आप 5 रोटी से आपका पेट भर जाता है, क्या होता है, 5 रोटी खाते हैं तो उससे आपका पेट भर जाता है। तो जब आप पूरे भूखे हैं और 5 रोटी में ही आपका पेट भर जाना होता है, तो जब किसी ने आपको 1 रोटी दिया तो उस समय इसकी उपयोगिता लगभग 100 के बराबर रही, क्योंकि आप भूखे हैं और 1 रोटी मिल गया तो आपको 100 के बराबर उपयोगिता मिला। जब आपको दूसरी रोटी मिली तो थोड़ी पहले से जान में जान थी, उसके बाद दूसरी रोटी खाने के बाद थोड़ी जान और आ गई, तो आपको लगा कि ये तो इतना ज़्यादा उपयोगिता 100 के बराबर नहीं, लेकिन 90 के बराबर अवश्य दिया। फिर तीसरी रोटी खाई आपने तो फिर लगा कि नहीं, ये भी हमें 90 के बराबर उपयोगिता नहीं, लेकिन 80 के बराबर अवश्य दे रहा है। जैसे जैसे आपका भूख मिटते गया वैसे वैसे उस वस्तु की उपयोगिता आपके लिए घटती गई, रोटी की उपयोगिता आपके लिए घटती गई। तो ये मार्जिनल का ये कंडीशन रहता था समझने का, ठीक है। तो मार्जिनल तो यहाँ घटेगा ही, जैसे जैसे कुल टोटल घट रहा है वैसे वैसे मार्जिनल भी यहाँ घटते जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एवरेज प्रोडक्शन भी वैसा, और एवरेज प्रोडक्शन जो है ठीक उसी प्रकार, अगर कुल उत्पादन घटता है तो औसत उत्पादन भी घटेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ये रहती है, यहाँ पे भी धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे धीरे घटने लगा, ये कंडीशन रहती है। तो इसे हमने डेफिनेशन में ही जाना था। अब इसके लिए एक सबसे ज़्यादा मायने रखता है ग्राफ। ग्राफ जान गए तो सब कुछ जान गए, ठीक है। तो चलिए ग्राफ को जानते हैं। तो अब जो परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है उसका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से बनेगा, देखिएगा क्या है। ठीक है, इधर हमारा एक्स अक्ष है, इधर हमारा वाई अक्ष है, और इधर आपका उत्पादन है, प्रोडक्शन है, क्या है, प्रोडक्शन। और इधर आपका ये आपका साधन है, या फिर फैक्टर कह सकते हैं, वेरिएबल फैक्टर। कौन सा फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। और साथ ही इसे सर्विस भी कह सकते हैं, साधन, फैक्टर, वेरिएबल जो भी है। परिवर्तनशील साधन इधर है, क्या है, परिवर्तनशील साधन। तो
यहाँ पे 0। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, उत्पादन जो है शुरू में बढ़ता है, काफ़ी तेजी से बढ़ता है। तो ये कुल उत्पादन का जो ग्राफ होता है ना, कुछ इस प्रकार से बनता है। शुरू में काफ़ी तेजी से बढ़ता है, क्या है, शुरू में काफ़ी तेजी से बढ़ता है, उसके बाद एक निश्चित समय पर जाके सीमित हो जाता है, क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद फिर अधिकतम बिंदु पे जाके स्थिर हो जाता है, फिर धीरे धीरे घटने लगता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का ग्राफ बनता है। क्या है, टोटल प्रोडक्शन धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगा, उसके बाद एक निश्चित समय पर जाके अधिकतम होगा। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, पूरी स्पीड में बढ़ा, उसके बाद फिर थोड़ा यहाँ से यहाँ तक आने में इसको जितना समय नहीं लगा, काफ़ी कम समय लगा यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ आने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। ठीक है, तो यहाँ पूरी स्पीड में बढ़ा, उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ा, उसके बाद अधिकतम बिंदु पे आया, फिर घटने लगा, क्या हुआ, घटने लगा ऐसे। ठीक है, तो ये टोटल प्रोडक्शन हो गया। अब जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है कुछ इस प्रकार से होगा, ये भी धीरे धीरे पूरा बढ़ता, स्पीड में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, घटते चला आया, क्या हुआ, घटते हुआ और माइनस में नेगेटिव में आ गया, क्या हुआ, नेगेटिव में चला आया। इसका ग्राफ थोड़ा ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या है, ऐसे इस प्रकार से घटते चला आ गया। ठीक है, ये आपका मार्जिनल प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब जो आपका है एवरेज प्रोडक्शन, तो एवरेज प्रोडक्शन ऐसे ऐसे घटते गया और ऐसे ऐसे बढ़ते गया, धीरे 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 बढ़ते 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 अधिक बढ़ा, और फिर अधिक बढ़ा, और फिर धीरे धीरे घटने लगा, क्या हुआ, घटने लगा एवरेज प्रोडक्शन। ये रहे तीनों का ग्राफ। अब यहाँ पे 3 स्टेज देखे जाते हैं, कौन से 3 स्टेज, और इसके जो ग्राफ है, बस ग्राफ को माइंड में रखना है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनता है। बस ये बातों को, ये चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और इसके अब 3 स्टेज देखे जाते हैं, कौन कौन से, देखिए यहाँ पे एक ये प्रतिच्छेद हुआ, तो यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं हम। ठीक है, उसके साथ साथ ये यहाँ पे, सॉरी इसको हल्का और इधर ले आए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा समझने के लिए, ये डॉट 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 वाला को, मार्जिनल प्रोडक्शन को। तो यहाँ जहाँ पे ये शून्य हुआ वहाँ से एक लाइन ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके 3 स्टेज अब देखे जाते हैं, जहाँ पे एक एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन कट किए वहाँ पे एक, और एक लाइन कहाँ पे लेंगे, जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्शन शून्य हुआ। तो ये स्टेज 1 हो गया। ठीक है, स्टेज 1, यहाँ पे स्टेज 2, और यहाँ पे स्टेज इधर 3। तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में देखिए सबो जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है स्टेज 1 में, सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा जो भी है बढ़ रहा है। ठीक है, स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या हो रहा है, लगभग सीमित हो गया, क्या हो गया, बराबर की इक्वल हो गया, अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक ही रहा, ना बढ़ा ना घटा, जो था वह उतना ही रहा। स्टेज 2 में ये हुआ। ठीक है, और स्टेज 3 में क्या हो गया यहाँ पे कि घटने लगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों जगह पे कौन सा नियम लागू होता है, यहाँ पे बढ़ रहा है तो उत्पत्ति का वृद्धि नियम, यहाँ पे सम रहा इक्वल रह रहा है तो उत्पत्ति का समता नियम, और इधर घट रहा है तो उत्पत्ति ह्रास्य नियम। ये तीनों नियम लागू हो रहे हैं कि नहीं, बस यही ग्राफ है, और इसी को स्टेज 1 स्टेज 2 करके डिफाइन कर देना। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेगा सुनिएगा। उपयुक्त रेखा चित्र में एक्स अक्ष पर परिवर्तनशील साधन की मात्रा ये है। ठीक है, और वाई अक्ष में आपका प्रोडक्शन जो है उसे दर्शाया गया है। जब परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है, जब देखिए परिवर्तनशील साधन की मात्रा में वृद्धि की जाती है तो उत्पादन जो है तेजी से बढ़ता है। देखिए सारे उत्पादन तेजी से बढ़ रहे हैं जब परिवर्तनशील मात्रा में, जैसे जैसे इधर इधर जाएंगे तो बढ़ेगा, जैसे जैसे वृद्धि हो रही है तैसे तैसे उत्पादन, सारे उत्पादन आपके तेजी से बढ़ रहा है। उसके बाद क्या होता है ना, तेजी साधन उत्पादन की मात्रा तेजी से वृद्धि करती जाती है तो कुल उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव को, ठीक है सॉरी, उसके बाद जो होता है ना यहाँ पे कुल उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। सारे उत्पादन तेजी से बढ़ते हैं, अचानक क्या होता है कुल उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सब उत्पादन पे प्रभाव पड़ता है एक साथ, लेकिन यहाँ पे कुल उत्पादन को ज़्यादा मायने दिया गया है। ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है ना कि इसे 3 स्टेज में देखा गया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है, इस अवस्था में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है। फर्स्ट स्टेज में क्या है, इस अवस्था में कुल उत्पादन तेजी से बढ़ता है क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की तुलना में स्थिर साधन की क्षमता बहुत अधिक होती है। इसमें उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू होता है क्योंकि यहाँ सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है। देखिए क्या कह रहा है, परिवर्तनशील जो साधन है हमारे और जो हमारे स्थिर साधन है, दोनों प्रकार के साधन लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे परिवर्तनशील साधन को सिर्फ दिखाया गया, स्थिर साधन को नहीं दिखाया गया। तो ये इन साधन को जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ाया जाता है तैसे तैसे वृद्धि बढ़ती है, लेकिन और स्पीड से बढ़ती है, और ज़्यादा इसलिए बढ़ती है क्योंकि इनकी तुलना में जो स्थिर साधन होते हैं ना वो काफ़ी ताकतवर, काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिसके कारण और स्पीड में बढ़ती है, ये कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सीमांत उपयोगिता क्या होता है ना, धनात्मक होता है। सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, सीमांत प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन जो होता है वो धनात्मक होता है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, देखिए यहाँ पे पूरा धनात्मक है कि नहीं स्टेज 1 में, इसलिए यहाँ उत्पत्ति का वृद्धि नियम लगता है। उत्पत्ति का वृद्धि नियम कहाँ लगता है, जहाँ सीमांत उत्पादन धनात्मक हो वहाँ पे। ठीक है, बस यही है सिंपल सा। उसके बाद स्टेज 2 को डिफाइन करना है। स्टेज 2 में आपका क्या है, इस अवस्था में कुल उत्पादन धीमी गति से बढ़ता है क्योंकि परिवर्तनशील साधनों की क्षमता स्थिर साधनों की क्षमता के करीब पहुंच जाता है। इस अवस्था में भी उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, परंतु इसके अंत में उत्पत्ति क्षमता नियम लागू होता है। देखिए इस अवस्था में भी जो होता है ना, कुल उत्पादन जो होता है वो बढ़ता है, लेकिन थोड़ी धीमी गति से बढ़ता है। क्या होता है, थोड़ी धीमी गति से बढ़ता है, और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो स्थिर साधन, ये परिवर्तनशील साधन की कैपेसिटी होती है वो लगभग स्थिर साधनों के करीब पहुंच जाती है। लगभग जब यहाँ से इतने ज़्यादा साधन इतने दूर तक बढ़ेंगे तो लगभग इसके करीब तो बढ़ेगी कैपेसिटी, तो कुल उपयोगिता बढ़ती है। यहाँ भी उत्पत्ति का वृद्धि नियम लागू होता है, लेकिन कुछ समय के बाद ना यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है हमने समझाने के लिए, लेकिन ये समझिए तो काफ़ी बड़ा है। क्या काफ़ी बड़ा, हम सिर्फ इसे ग्राफ में समझ रहे हैं, तो यहाँ पे इतना छोटा है ये नहीं है। तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ते बढ़ते, लेकिन कभी ना कभी ये अंतिम में क्या होता है, सम हो जाता है, इक्वल के बराबर चला जाता है। कितना के बराबर, मतलब हर जगह पे इक्वल हो जाता है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट की बात रहती है, तो यहाँ पे उत्पत्ति का समता नियम फिर लागू हो जाता है स्टेज 2 में। बस यही है। और स्टेज 3 आपका क्या है कि इस अवस्था में कुल उत्पादन घटने लगता है क्योंकि स्थिर साधनों पर परिवर्तनशील साधनों का बोझ बढ़ जाता है। इस अवस्था में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो इस अवस्था में क्या होता है, आपका जो कुल उत्पादन है वो घटने लगता है, क्योंकि स्टेज 3 में उत्पादन घटने लगता है कुल उत्पादन, क्योंकि इस अवस्था में जो स्थिर साधन है उसकी कैपेसिटी काफ़ी घट जाती है। परिवर्तनशील साधन इसके ऊपर बोझ बन जाते हैं। स्थिर साधन के ऊपर क्या बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं। बोझ बन जाने के कारण उत्पादन घट जाता है। और जो इस प्रकार से है परिवर्तनशील साधन का जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम जो है, अल्पकालीन उत्पादन फलन का नियम, ये हमारा ख़त्म होता है। और काफ़ी अच्छा टॉपिक है, एग्जाम का आपका फेवरेट क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो नोट में एक बात लिखी हुई है कि एक कुशल उत्पादक को, जो एक कुशल उत्पादक होता है उसे दूसरी स्टेज में या दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों की कैपेसिटी लगभग सेम होती है। ठीक है, ये नोट में आपका लिखा हुआ है। उसके बाद आपका जो है दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने का प्रतिफल, तो पहले पैमाने का प्रतिफल करते हैं। ठीक है, उसके बाद दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो जिस प्रकार उत्पत्ति का नियम था उसी प्रकार पैमाने का प्रतिफल है। ठीक है, तो ये भी 3 भागों में बांटा गया है।